मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है कैसे थमेगा कृषि कानून पर कोहराम। इसे 60% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच करीब 3 घंटे की मैराथन बैठक बेनतीजा रही और अब नजरें 3 दिसंबर की बैठक पर टिकी हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती थी कि कृषि विशेषज्ञों वाली एक छोटी समिति बने जिसमें नए कृषि कानून में किसान क्या बदलाव चाहते हैं उसे पॉइंट वाइज शामिल कराएं, मगर किसान संगठनों का मानना है कि समिति पर अभी कोई फैसला नहीं। ऐसे में अब किसान आंदोलन लंबा खिंच सकता है। इस बीच शाहीन बाग खेमा किसान आंदोलन को अलग ही राह पर ले जाने की जुगत में है। इसी कड़ी में आज शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो ने सिंधु बॉर्डर की ओर कूच किया, मगर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया तो यूपी बॉर्डर पर भीम आर्मी दल बल के साथ पहुंची। ऐसे में सवाल यही है कि अन्नदाता के आंदोलन की आड़ में कुछ लोग क्या अपना एजेंडा साध रहे हैं? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है और बड़ा सीधा सवाल पूछ रहे हैं हम, क्या नए कानून किसानों के खिलाफ है? क्योंकि एक परसेप्शन लोगों में घर कर गया है, खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर। आप हाँ या ना पर इस मुद्दे पर हमारी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर अपनी राय दे सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। हम इस शो के दौरान आपके जवाब भी दिखाएंगे, ये बताएंगे कि देश के बहस के दर्शक इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। इसके साथ अगर आपकी कोई राय है या कोई सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर आप एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हैं और हम आपको शो के अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों को इस बहस के अंदर शामिल करता है। सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी के साथ साथ मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के। साथ ही साथ मेरे साथ सतनाम सिंह साहनी साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान यूनियन के। सबसे पहले एक छोटी सी मांग नलिन कोहली जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर किसान चाहते हैं कि इस बिल में एमएसपी का प्रावधान जोड़ दिया जाए तो सरकार लिख के दे दे जीएसटी पे। किसानों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल तय करती है जीएसटी क्या होगा। अगर सरकार कह रही है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है तो सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले को लेने में सक्षम है। एक छोटा सा क्लॉज जोड़ दिया जाए कि एमएसपी बना रहेगा या ये जोड़ दिया जाए कि इन फसलों पर एमएसपी मिलेगा। दीपक जी, 3 इसके अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि एमएसपी लगातार बढ़ रहा है, कुछ दिन पहले भी बढ़ा। मोदी जी की सरकार के रहते एमएसपी, पहले जो सरकार थी वो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती थी एमएसपी पे, मोदी जी की सरकार 5 लाख करोड़ खर्च कर रही है, 2.5 गुना ज्यादा। इसका क्या अर्थ हुआ कि और अधिक किसानों को और अधिक मात्रा में आप खरीद लें, सरकार खरीद रही है। दूसरी बात, किसानों की हित के लिए लगातार कदम के बाद कदम उठाए जा रहे हैं। इन तीनों कानून में कहीं पर भी एमएसपी हटाने की बात ही नहीं है, ना एपीएमसी हटाने की बात है। भाई, किसान के पास ये विकल्प है, एपीएमसी में जाना चाहता है जा सकता है, वहां उसे मिलता ही है एमएसपी। और वहां नहीं जाना है, कोई और विषय व्यक्ति आता है उसे और ऊंची लागत देता है, मूल्य देता है, तो क्यों नहीं बेचे? कोई रोक थोड़ी ना है। किसान के पास चॉइस है, इधर जाइए या उधर जाइए, कुछ हटाया नहीं जा रहा है। अब आपका प्रश्न आ जाता है कि एमएसपी पे। देखिए, मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं और मैं एक राजनीतिक बात नहीं कर रहा, एक वकील के नाते कुछ कहना चाहता हूं जो मैंने अलग अलग डिबेट्स में सुना है। जो विशेषज्ञ कहते हैं कि जैसे आप मार्केट जाते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, गेहूं कुछ भी खरीदते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं तो उसका दाम अलग अलग होता है। वैसे ही है कि एमएसपी को यदि आपने फिक्स करना है बाय लॉ तो किस ग्रेड का क्या होगा, कितनी उसकी मूल होगी, ऐसी बातें आ सकती हैं। अब ये मैं नहीं, मैंने टीवी डिबेट्स पे सुना है, तो इसके कुछ और पहलू होते हैं। और जब एमएसपी हटाने की बात ही नहीं है, बढ़ती जा रही है और अधिक मात्रा में पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ये शंका जो है हम लोग मानते हैं
कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दल भ्रमित करने के लिए ऐसी शंका बढ़ा रहे हैं। वो बातचीत के माध्यम से किसानों के साथ सरकार बातचीत कर रही है, उनके नेताओं के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ, तो मैं मानता हूं कुछ हल जरूर निकलेगा। ठीक है, सतनाम सिंह जी के पास चलते हैं। सतनाम सिंह जी, सरकार कह रही है कि 2 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ खरीद कर दी है। पीडीएस सिस्टम यानी हम जो सरकारी अनाज और राशन देते हैं वो तो देश में कभी खत्म नहीं होगा, तो फिर आप क्यों मान के चल रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा? सरकार जो मर्जी कह रही है, लेकिन जो पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान है, समूचे देश का किसान है, उस बिलों का इस करके विरोध कर रहा है। जब ये बिल लागू हुआ है उससे किसान की जी खरीद की गारंटी है वो भी खत्म होएगी। जो हमारा मार्केट सिस्टम है वो 2 टाइप बनेगा। पंजाब का मार्केटिंग सिस्टम पूरे देश में एक एग्जाम्पल है, एक मॉडल। जो हमको मॉडल दिया जा रहा है वो कारपोरेट सेक्टर के फायदे के लिए डेवलप किया जा रहा है। नहीं, पर इसमें आपका भी तो फायदा है। अगर आप एपीएमसी में नहीं बेचना चाहते हैं, आप दूसरे आदमी को बेचें जो ज्यादा कीमत दे रहा है। अगर आपके माल का ग्रेड अच्छा है तो दूसरा आदमी भी ज्यादा कीमत पर खरीदेगा। सतनाम सिंह जी, सरकार का ये तर्क है। मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सरकार का तर्क आपको बता रहा हूं। जो हमारा तर्क है हम तो अपना तर्क रखेंगे। पहले तो सरकार ने कोरोना के दौर में इसको लागू किया कि सरकार किसान आंदोलन न कर सके। ये सरकार की मंशा ठीक होती तो इसको कोरोना पीरियड में कभी लागू नहीं करना चाहिए था। आप भी सरकार से डिमांड करते हैं कि जितनी देर इसको उतनी देर तक मुअत्तल किया जाए। किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहा है। किसान अपना कीमती टाइम, ठंड के दौर में किसान आंदोलन लड़ रहा है। सरकार की जो मंशा ठीक है तो कोरोना के दौर में किसान को क्यों मजबूर किया जा रहा है आंदोलन को करने? अच्छा, मुझे ये मैं इसी सवाल को लेके कृष्णवीर चौधरी जी के पास चलता हूं। कृष्णवीर चौधरी जी, क्या ये मुद्दों पर आधारित विरोध है या आपको लगता है ये विरोध अब राजनीतिक हो गया है? कृष्णवीर चौधरी जी, और आपको लगता है सतनाम जी सिंह जी की आशंका सही है? नहीं, देखिए, जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उन व्यवस्थाओं को नहीं छुआ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतनाम सिंह जी के दिमाग में ये बात कैसे आ रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की व्यवस्था, मंडी की व्यवस्था, वो जैसे थी वैसे ही बरकरार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल दूसरा आता है कि बाजार खोला जा रहा है। बाजार खोला जा रहा है, आप ये देखिए कि कल की स्थिति ये रही है इस कानून से पहले की कि यदि कोई आटा चक्की वाला व्यक्ति किसान से गेहूं खरीदना चाहता था तो वो नहीं खरीद सकता था, उसे पहले मंडी जाना पड़ता था, फिर मंडी में जाके खरीद के तब लाता था। अब सीधे सीधे किसान बेच सकता है किसी भी चीज के। दीपक जी, किसी भी चीज के जब ज्यादा बायर होते हैं तो उसका लाभ उत्पादन करने वाले व्यक्ति को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी मांग होगी तो उसका भाव भी अच्छा होगा, ये सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जो है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। मैंने नीति आयोग की बैठक में भी ये सुझाव दिया था कि हम डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई जब बढ़ेगी, जब बायर बढ़ेंगे, जब विकल्प बढ़ेंगे, तभी दाम बढ़ेंगे। अगर हम ये विकल्पों को नहीं स्वीकार करते तो सतनाम जी से मेरा एक निवेदन है कि फिर तो जो दुर्गति इस देश के किसानों की आज तक की नीतियों से रही है, जैसे कर्जे में दबे रहे हैं, जैसे आत्महत्या करके मरते रहे हैं। मैंने पंजाब में जाके खुद देखा था, गांव के गांव बिक्री के बोर्ड लगे हुए बाहर देखे, बहुत दुख भी हुआ था मुझे देखकर। ये सब चीजें हम करना क्या चाहते हैं? हम अगर सुधार की तरफ नहीं चलेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा एग्रीकल्चर में, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर सतनाम सिंह जी के पास चलता हूं। चौधरी जी सुनिए, सतनाम सिंह जी का भी तर्क सुन लेते हैं, फिर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा और डॉक्टर जे.एस. यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर है नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के, उनसे भी उनका पर्सपेक्टिव समझेंगे। सतनाम सिंह जी, बाजार अगर खुल रहा है तो इसमें तो आपका फायदा है। कृष्णवीर चौधरी जी भी यही कह रहे हैं और सरकार भी यही तर्क दे रही है, फिर आंदोलन क्यों? दीपक जी, यही मॉडल 2005 में बिहार में लागू किया गया।
सरकार पंजाब के मॉडल को ख़त्म करके अब हमारे लिए बिहार मॉडल इम्प्लीमेंट करने जा रही है। ये बात ठीक है, किसान को कभी भी उसकी उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिला। मोदी जी ने वादा किया था कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, भी 2022 में किसानों की आमदन डबल करेंगे। अब दिखाओ उसके लिए कहाँ जतन हो रहा है। किसान की आमदन तो दिन प्रति लगातार घट रही है, किसान के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है। सरकार सीरियस नहीं है हमारी मुश्किलों के लिए। सरकार ने कभी चर्चा नहीं की। जिस सरकार आज कमेटी बनाने की बात कर रही है, सरकार का उपजाइए था कि इस कानूनों को लागू करने से पहले कमेटी बनाई जाती, किसानों की राय ली जाती, किसान यूनियन के साथ, किसान विद्वानों के साथ, खेती विज्ञानियों के साथ कभी चर्चा नहीं की। जिस तरीके से राज्यसभा में इस बिल को पास कराया, देश की जनता सब जानती है कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा एक ग्राफिक चल रहा है यहां पर जो ये कहता है कि 2019 के आपके मैनिफेस्टो में कमोबेश यही कानून बनाने की बात कही गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे हरियाणा, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने बकायदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही थी। आप भी यही करना चाहते थे, सरकार ने भी रिफॉर्म्स के नाम पर यही किया है, तो आपका राजनीतिक विरोध क्यों? दीपक भाई देखिए, चीजों को मिस इंटरप्रेट करके अगर कोई भी कुछ भी कहना चाहे तो वो कहने के लिए स्वतंत्र है, हम सबका मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। हमने मार्केट कमेटी में एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात कही थी। एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की या साजिशों के जरिए उसको खत्म करने की बात नहीं कही थी। हमने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर 29 गांव में एक सेंटर है और पंजाब में 2 गांव में एक सेंटर है तो हम इस तरीके की व्यवस्था करें, मंडियों को बढ़ाएं, मंडियों को और तरीके से 2 गांवों के बीच में लाएं और बढ़ाएं उनको। मार्केट फॉर्म की बात की थी हमने, और हमने कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने की बात की थी। एक बात मैं बताऊं आपसे। दूसरी बात मैं आपसे जो बताता हूं, जो बात आज नलिन कोहली साहब भी कह रहे हैं और अन्य कुछ भारतीय जनता पार्टी समर्थक किसान नेता भी कह रहे हैं कि एपीएमसी एक्ट लागू है, बिल्कुल लागू रहेगा, लेकिन वो एपीएमसी एक्ट अपने आप में मर जा रहा है। जब आप किसानों का जो सामान मंडी में नहीं बिकेगा और कॉरपोरेट घराने जब लेते हैं मंडी से बाहर, तो मंडी शुल्क नहीं होगा। तो जैसे ही मंडी शुल्क नहीं मिलेगा, जो कि क्रेता से लिया जाता है, किसान से नहीं लिया जाता, ये मैं पहले बता दूं, क्रेता से लिया जाता है। पहले अब तक ये एफसीआई से लिया जा रहा था, प्राइवेट प्लेयरों से अब नहीं लिया जाएगा, तो मंडी अपने आप मर जाएगी। और जब मंडी मर जाएगी तो एपीएमसी एक्ट और एमएसपी अपने आप मर जाएगी। आप बात समझिए, जब मंडी ही नहीं रहेगी तो एमएसपी पर खरीदेगा कौन? आप दूसरी बात अभी किसान नेता साहब ने कही कि जो एपीएमसी एक्ट बिहार में नहीं है, तो पूरे बिहार में आप देखिए धान 800 रुपए से लेकर के 1100 रुपए के बीच में बेचा जा रहा है और 1750 से 1800 रुपए वो है, उसका एमएसपी है। मक्की का एमएसपी 1850 रुपए है। किसी भी जगह पे मक्की अगर 800 रुपए से ऊपर बिक रही हो तो आप बता दें। तो सरकार से संरक्षण चाहिए किसानों को। और दूसरी बात, अगर आप यही बात, हम तो और कुछ थोड़ी कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी की आप गारंटी दे दीजिए। नलिन कोहली साहब कह रहे हैं फूड ग्रेड, तो नलिन कोहली साहब मैं आपको बता दूं कि बाजार में ऑलरेडी ये व्यवस्था है, मोटा अनाज, पतला अनाज, इस ग्रेड का अनाज, उस ग्रेड का अनाज, सबकी अलग अलग एमएसपी होती है। मोटे धान की एमएसपी की मैं बात कर रहा हूं, मक्की के एक पर्टिकुलर ग्रेड के एमएसपी की बात कर रहा हूं। जो उन्नत किस्में हैं उसको तो सब लोग ले लेते हैं, लेकिन जो जनता के पेट भरने के लिए मोटी किस्में हैं उनको कोई नहीं लेता, उनकी दुर्दशा है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप ये भी तो मानेंगे ना कि देश में कोई भी सरकार, मैं तर्क देना चाहता हूं, देश में कोई भी सरकार पीडीएस नहीं खत्म कर सकती। सरकारी खरीद तो इसी तरह होती रहेगी और खाने वाले लोग लगातार बढ़ेंगे, तो एमएसपी तो एक सत्य है जो हमेशा रहेगा। इसका क्या आर्गुमेंट होगा आपके पास? सरकारी खरीद तो बंद हो ही नहीं सकती। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने बात, नहीं दीपक भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही है और इसी का जवाब बहुत आवश्यक है जनता के सामने रखना। आप तो वैसे भी किसान परिवार से संबंधित हैं, आपके परिवार में तो वैसे कृषि वैज्ञानिक भी हैं। आप सोचिए कि अब तक सरकारें खरीदती थी, सरकारी एफसीआई खरीदती थी, अब सरकारें जो है इन कॉरपोरेट से खरीदेंगी। समझिए, यही तो सबसे बड़ा खेल है। 25 लाख करोड़ की फूड मार्केट को कॉरपोरेटों के हाथ में रखने की ही तो साजिश है ये किसान बिल।
अब तक जो किसान जो हम पीडीएस सिस्टम के लिए खरीद रहे थे, सरकार स्वयं खरीद रही थी, शांता कुमार कमेटी को पढ़िए आपको सारी साजिश क्लियर हो जाएगी। सच यह है कि एफसीआई को घाटे से उबारने की साजिश है ये। एफसीआई जो है सबसे बड़ा पैसा देता था मंडी को, लेकिन आज की डेट में एफसीआई से प्रिक्योरमेंट खत्म करके कॉर्पोरेट से प्रिक्योरमेंट होगा। कॉर्पोरेट से प्रोक्योरमेंट होगा। क्लैरिफाई कर दीजिए नलिन कोहली जी, ये एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपसे कि आप अडानी और अंबानी से अब पीडीएस का माल खरीदेंगे। ऐसा है, मैं राजपूत जी ना बड़े एक अच्छे सज्जन प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि इनको शायद बड़े अदब से कहना चाहूंगा शोभा नहीं देती, इनके नेता को जरूर शोभा दे सकती है लेकिन इनको नहीं। क्योंकि आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ जी, इस तरीके की बातें उचित नहीं लगती। निकलूं गाड़ी में, हमारे नेता को आप इस तरीके से कहेंगे, हम आपके नेता को कहें, उचित नहीं। एक मिनट भाई साहब, मैं अपनी बात पूरी कह लूं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इतने उत्तेजित मत। नहीं, आप हमारे नेता को अपशब्द कहें, हम आपके नेता को फेंकू कहें, तड़ी पार कहें, तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आपसे तो आप हमारे बड़े भाई की तरीके से हैं, मेरे ख्याल से ऐसी बातें ना कहें तो अच्छा है। सोना निकलेगा तो मैं आप पर थोड़ी ना कह रहा हूँ भाई साहब, इसलिए एक मिनट में अपनी ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, और साथ में ये भी कहा था वो नारियल का जूस पीते हैं। नरेंद्र मोदी जी नारियल का जूस पीते हैं। बिल्कुल नहीं, कभी भी किसी गरीब के खिलाफ काम नहीं करेंगे। प्रधान तो दिख रहा है गरीब आज की डेट में आपको अडानी और अंबानी ही दिख रहे हैं, बाकी दुनिया का गरीब आपको गरीब नहीं दिखता है। 3 बार साल में जाते हैं, 9 करोड़ करीब किसानों के अकाउंट में। क्यों नहीं किया कांग्रेस ने आज तक, बताइए क्यों नहीं किया? किसने रोका आपको? 40 साल 54 साल आप सरकार में रहे। और बताता हूं, मैं जवाब दे दूं भाई साहब। अब इनके आप लॉजिक को सुनिए। मैं बताता हूं, मैं अगर मेरे मन में कोई चिंता है कि गाड़ी में बैठो और एक्सीडेंट हो जाए, तो इसका कोई लॉजिक होता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं और घर में अपने आप को कैद करूंगा? हमें आशंका है कि शायद कल को एपीएमसी बंद हो जाएगी क्योंकि लोग वहां नहीं खरीदेंगे। हमें आशंका है कि ये कॉर्पोरेट से खरीदी जाएगी। अरे अगर आपके मन में आशंका ही है और कोई अच्छी सकारात्मक सोच है ही नहीं, किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं, तो इसका क्या जवाब होगा? इसका थोड़ी ना कोई सरकार या कोई कानून इसका जवाब दे सकती है। इसका तो जवाब वही दे सकते हैं जो जाकर किसी डॉक्टर को दिखाइए कि अगर मन में सिर्फ आशंकाओं के आधार पर जिएंगे। बात देख रहे हैं कि क्या सरकार ने कोई कदम उठाया क्या ऐसा? बताइए, यूरिया की चोरी होती थी नहीं होती थी? आज नीम कोटिंग के बाद यूरिया जो है ब्लैक मार्केट में क्यों नहीं जाता? ये किसने कदम उठाया? मैंने 9 करोड़ लोगों की बात की जो किसानों के अकाउंट में पैसे जाते, क्यों नहीं किया पहले आपने? न्यूनतम मूल्य क्यों बढ़ते जा रहा है? इस देश में 70 साल में हींग नहीं उगता था। आप किसानों की बात करते, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कुछ बोल रहे हैं, सबसे पहले नलिन जी वो सुनाना चाहूंगा मैं। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है। सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। और इसलिए 3 दिसंबर को परसों फिर से चौथे चरण की वार्ता होगी और ये वार्ता अच्छी रही है। दूसरा, टिकैत किसान यूनियन के लीडर्स का फ़ोन हम लोगों को आया था, तो स्वाभाविक रूप से वो भी किसानों के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम लोगों ने उनको 7 बजे का समय दिया था। तो सभी उनके पदाधिकारी यहाँ आए और उन्होंने एक्ट से संबंधित भी बातचीत की और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो और आवश्यकताएं हैं उन पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया। हमने उनको भी कहा है कि एक्ट से संबंधित जो आपके इशू हैं वो हमें लिख कर दे दें और हम जब विचार करेंगे तो उन पर भी विचार करेंगे। टिकैत यूनियन के साथ भी बहुत सार्थक और बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत ही सारगर्भित और उपलब्धिपूर्ण चर्चा रही, ऐसा मैं मानता हूं। और किसानों के किसी भी सवाल पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है, सुझाव के लिए तैयार है, विमर्श के लिए तैयार है। और मोदी जी के नेतृत्व में किसानी का क्षेत्र मुनाफे का क्षेत्र बने और कृषि का क्षेत्र आने वाले कल में देश के जीडीपी में अधिक योगदान कर सके, किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके, यह मोदी जी का स्वप्न है और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। धन्यवाद।
तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, बातचीत पॉजिटिव दिशा में है। 3 तारीख को एक बार फिर से बातचीत होगी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, नलिन कोहली जी के इस तर्क पे दम है कि मेरा अगर सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तो मैं इसके लिए घर से ही ना निकलूं, अगर यही शक मान के चलूं तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा? ये तो वही तर्क हुआ कि अगर मेरी चाची की मूछे होते तो मैं उन्हें चाचा कहता। ऐसा दीपक भाई, मैं आपसे फिर से, नलिन कोहली जी बहुत विद्वान प्रवक्ता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, तो तर्क वितर्क और कुतर्क तीनों चीजों में माहिर इंसान है। मैं आपको 3 बातें बहुत साफ कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मंडी शुल्क प्राइवेट प्लेयर से क्यों नहीं, और मंडी शुल्क अगर आप प्राइवेट प्लेयर से नहीं लेंगे, क्रेता से नहीं लेंगे, मंडी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये अपने आप में सार्वभौमिक सत्य है, कोई माने। आप लोग इस वक्त इसको तर्क कुतर्क कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताता हूं, जो अभी नलिन कोहली जी ने 9,000 करोड़ रुपए की 9 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपए की बात की है, तो नलिन कोहली साहब, आप लोग इतने ज्यादा ठगी करते हैं किसानों से, 6,000 रुपए दे करके 30,000 रुपए किसानों से वसूलते हैं। 350% आपने डीजल पर एक्साइज बढ़ा दी, जो हम देते थे 60% के आसपास सब्सिडी। किसानों के यूरिया से आपने सब्सिडी खत्म कर दी है। सारी चीजों से किसान के आपके सब्सिडी खत्म करने के बाद तो आप उनके खातों में 6,000 रुपए डाल रहे हैं और 30,000 रुपए उनके खातों से निकाल रहे हैं। उनके फार्मिंग इक्विपमेंट्स में 12 से लेकर के 18% तक की आपने जीएसटी लगा दी, जो कांग्रेस के समय में 4 से 5% होती थी। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि किसानों के मामले में पढ़ लिख करके आया कीजिए सर, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, ऐसी बातें आपसे शोभा नहीं देती। नलिन जी वो कह रहे हैं कि एक हाथ आप दे रहे हैं, दूसरे हाथ से निकाल रहे हैं। तर्क भी दिया उन्होंने अपना। अच्छा है, ठीक है, प्रवक्ता हो 6,000 रुपए अगेंस्ट में 30,000 रुपए अधिकार है, और उनका अधिकार यह भी है कि मेरे तर्कों को कुतर्क बोले। मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि वो अपना धर्म निभा रहे हैं। हालांकि उस धर्म से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कृषि मतलब यहां पर बीमा जो देना था कृषि में, क्या वो एक किस्म से कुतर्क है? क्या किसानों से हड़पने की बात है? हाँ, उस पर भी आई है, अधिक जो है उस पर भी आई है, उस पर भी मैं बताता हूं। बेनिफिट इंश्योरेंस का बहुत अच्छी बात क्या है, कांग्रेस पार्टी के हर चीज जो है दिमाग में रहती है। उनके नेता ने भी कहा है, आप मेरी बात मत चलिए, पुराने वीडियोस निकालिए उनके नेता की, क्योंकि सारी चीजें उनके दिमाग में है। मोदी जी के सरकार की फर्क है, दिमाग में नहीं, वो ग्राउंड पे आ जाती है। जो करना है वो करते हैं, वो बातों में नहीं छोड़ते। इसीलिए फर्क यह है कि जब राजनीति यहां तक आ गई कि चिंता हो जाए तो भ्रमित तो करना ही पड़ेगा ना। यही तो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। जो तर्क ही नहीं है उसको कुतर्क बना दीजिए, जो तर्क है उसको कुतर्क बना दीजिए, जो तर्क नहीं है उसको आशंका के रूप में भय फैला दीजिए। यही तो कर रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास 1 मिनट आऊंगा। डॉक्टर JS यादव हैं, वो एग्रीकल्चर के मामले में एक्सपर्ट है, मैं उनका भी एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहूंगा। आधा मिनट 30 सेकंड दे दीजिए सर, 30 सेकंड, मैं भूल जाऊंगा, 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है। अभी बहुत अच्छी बात, मैं एक चीज भूल गया था, मैं कोहली जी का धन्यवाद देता हूं, इन्होंने बता दिया। 90,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब से लेकर के इस सरकार ने कृषि बीमा की कंपनियों को दिए दीपक भाई, और 26,000 करोड़ का मुआवजा मिला है किसानों को। आप स्वयं सोच सकते हैं कि बाकी पैसे किस कॉरपोरेट की जेब में गए हैं। कॉरपोरेट के जेबें भरी जा रही हैं किसान बीमा के नाम से। यह सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। यह लोग मानना नहीं चाहते, नलिन कोहली जी मानेंगे नहीं जब तक उस पार्टी में। मैं तो आपको उल्टा कह देता हूं, ये कंपनियों क्या भाजपा के सरकार के रहते पैदा हुई थी क्या? ये सरकार, ये सारी कंपनियां जो है भाई साहब आपके रहते हुए पढ़ाई लिखाई करके आइए सर। सर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं आप पढ़ाई लिखाई करके आइए। भाई साहब मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कोई तर्क गलत हो उसको काटिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। आप बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं और बहुत सम्मानित वकील हैं। चलिए मैं इससे थोड़ा सा आगे निकलता हूं, डॉक्टर यादव के पास सीधे चलूंगा, लेकिन उससे पहले अंकित शर्मा हापुड़ से। अंकित, आपको क्या लगता है, मांग जेन्युइन है किसानों की या आपको इसके पीछे पॉलिटिक्स नजर आती है? दोनों तरह के आरोप लग रहे हैं। दीपक भैया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दीपक भैया, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, यहां ऐड करना चाहूंगा कि अगर मोदी जी नोटबंदी के बाद जब उन्होंने वादा किया था कि अगर ये नोटबंदी कारगर कामयाब नहीं होती है
तो मैं एक बीच चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा और देश की जनता मुझे जूते मारे, चप्पल मारे, मुझे फांसी पे लटका ले। अगर मोदी जी अपनी उस बात पर खरा उतरते तो आज किसान भी इनकी वादों पर, इनके बातों पर, ये जो बिल में बातें लेकर आए हैं उन बातों को खरा मानते। तो इस वजह से आज जो है किसानों का जो भरोसा है इस सरकार पे नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं किसानों का भरोसा सरकार पे नहीं है। डॉक्टर यादव, ये 3 जो कानून आए, ठीक है अंकित जी आपको यही रुकना होगा। डॉक्टर JS यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, क्या किसानों की आशंकाओं में दम है, या आपको लगता है कि नहीं ये कानून वाकई में पाथ ब्रेकिंग है, एक नया डायरेक्शन लेकर आएंगे एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रेरियन मार्केट की तरफ? धन्यवाद दीपक जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो सभी को ये वहम हो गया, पता नहीं क्या है, कि कंसल्टेशन नहीं हुआ, किसानों से राय नहीं ली गई। इस विषय में आपको बता दूं, सन 2000 से मैं कंटिन्यूअसली कंसल्टेशन देख रहा हूँ। शंकरलाल गुरु एक बड़े रिनाउंड फार्मर थे गुजरात के, उनकी चेयरमैनशिप में सबसे पहले कमेटी बनी, उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनी, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स कंसल्टेशन बनी, उसके बाद हर्षवर्धन पाटिल जो मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स बनी, और ये कंसल्टेशन 20 साल कंटिन्यूअस होने के बाद ये 5 निर्णय लिए गए, और ये 5 निर्णय आज तक इन 5 कमेटियों में किसी ने भी एक भी ना नकारा ना रिजेक्ट किया। पहला, प्राइवेट मार्केट होनी चाहिए। दूसरा, डायरेक्ट मार्केटिंग होनी चाहिए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए। चौथा, वन नेशन वन मार्केट होनी चाहिए। पांचवा, अबॉलिशन ऑफ कमीशन एजेंट होना चाहिए। इस तरह ये 5-6 मेजर डिसीजन इन 5-6 कमेटियों के आधार पर। ये तो अनफॉर्चुनेट हो गया कि ये डिक्लेयर अब हो गया, और ये डिक्लेयर होने के पीछे भी रीज़न ये है कि कुछ धाराएं हमारी ऐसी थी कि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है कि ये सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है। अब ये क्लियर हो गया कि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं था और ये कंकरेंट लिस्ट में था, इसलिए भारत सरकार इस पे डिसीजन ले आई। अन्यथा यदि ये नहीं होता, मान लेते हैं कि भारत सरकार इस पे ऑर्डिनेंस नहीं लाती, तो क्या इंडिविजुअल स्टेट ये 5 किसी तरह ये 6 पॉइंट पर इकट्ठी एक हो सकती थी? भारत सरकार ने 2004 में मॉडल एक्ट बनाया, उसके बाद 2017 में मॉडल एक्ट लेके आए, वो इम्प्रूव्ड वर्जन था। उसके बाद 2020 में ये ऑर्डिनेंस आया है। तो ऐसा नहीं है कि कंसल्टेशन नहीं हुआ, ऑल ऑफ ए सडन रात को फैसला कर दिया। पहली चीज़ तो ये है। सपोज हम ये मान लेते हैं कि चलो किसानों को ये पॉलिटिकल मांग है, प्रेशर है, समथिंग, और झुक जाए सरकार, जैसा कि लोग बाग अंदाज़ा लगा रहे हैं। क्या हम आज के दिन अफोर्ड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो वर्ल्ड में मैं वर्ल्ड बॉडी में भी डायरेक्टर हूँ, जहाँ रिफॉर्म्स की सब जगह कंपटीशन है, पूरे यूरोप में आ रहा है रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स, पूरे साउथ अमेरिका में आ रहा है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, उरुग्वे, उनमें सभी में आ रहा है, हमारे ईस्ट में आ रहा है, आपके छोटे छोटे कंट्रीज वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, उनमें आ रहा है, कोरिया, चाइना में तो बहुत ही, चाइना हमसे 10 साल आगे है। 1996 में वो रिफॉर्म्स लेके आए थे और आज उनके रिफॉर्म्स को देखिए। मैंने पूरे वर्ल्ड के रिफॉर्म्स की एक स्टडी की है, प्रोबेबली वो पायनियर स्टडी है। वो स्टडी ये कहती है आज भी रिफॉर्म्स के केस में हिंदुस्तान सबसे प्रिमिटिव स्टेज पे है। दुनिया में रिफॉर्म्स आगे बढ़ रहे, फूड सेफ्टी, हाइजीन, पैकेजिंग, लेबलिंग, उसकी तरफ जा रहे हैं। हम अभी भी पीछे एमएसपी। चलो मैं मान भी लेता हूँ कि हम ये एक्ट को दोबारा लिबरल कर लेते हैं। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि मिनिमम चैनल फ्री डायरेक्ट मार्केटिंग इंश्योर करें? ग्रोवर शेयर इन कंज्यूमर रूपी जब ही बढ़ सकता है जब हम चैनल्स को कम करें। ठीक है, क्या परफेक्ट मार्केट ला सकते हैं?
डोंट यू थिंक कि आज हम एग्रीकल्चर में इम्परफेक्ट मार्केट के तरफ जा रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हमारे पास नहीं है। आज जब एक मल्टीपल ऑप्शन मिली है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज आए एंड कंट्री में लिबरलाइजेशन आए, सो दैट हम ग्लोबलाइजेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, समझ गया डॉक्टर यादव मैं आपके पॉइंट को सम अप कर देता हूं। आपका ये मानना है नहीं दे सकते? ठीक है डॉक्टर यादव, आपका यह मानना है कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म समय की जरूरत है। लगातार 20 साल से कंसल्टेशन हो रहा था सतनाम सिंह जी, 20 साल से लगातार इसी पर बातचीत चल रही थी। कई सारी कमेटी बनी, कई सारी मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, कई सारी मिनिस्टर्स की कमेटी बनी, और लगातार, और जब फाइनल बिल हो रहा था उसके लिए भी 15 बार कंसल्टेशन हुआ। तब कहां थे किसानों के ये पूरे के पूरे कंसर्न? आपने तब क्यों सामने नहीं रखे ये पूरे कंसर्न? क्योंकि ये प्रोसेस तो लगातार चला आ रहा है। किसानों से कभी बातचीत नहीं हुई। ये जो तीनों कानून है जिसको एग्रीकल्चर रिफॉर्म का नाम दिया जा रहा है, दरअसल सच्चाई ये है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसके नाम पर कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए इसको लागू किया जा रहा है। हमारे भाई साहब खुद मानते हैं कि हम एमएसपी नहीं बरकरार रखेंगे। सरकार ने कभी इशोर नहीं किया कि एमएसपी बरकरार रहेगी, सरकारी खरीद उसको बरकरार रखा जाएगा। किसी दूसरे देश के मॉडल को हमारे देश में, लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने कहा है कि सरकारी खरीद जारी रहेगी, एमएसपी जारी रहेगी। ये प्रधानमंत्री ने बनारस में भी दोहराया। सरकार, प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए हर इंडियन के खाते में आएगा। उसने तो ये भी कहा था कि 5 करोड़ नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत कुछ कहा था। उसको देश का किसान नहीं मान सकता कि सरकार ने वो कभी किसी बात को कभी पूरा नहीं किया। 2022 में हम इनकम दोगुनी करेंगे, किसान को तो अपनी पहली आमदन भी खोई जा रही दिख रही है। ठीक है नूपुर जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि आंदोलन किसानों से हटके अब राजनीतिक होता जा रहा है? जी बिल्कुल। आप मुझे, नमस्कार दीपक जी, आप मुझे समझाइए कि वो आम आदमी पार्टी जिसने खुद इस कानून को 23 नवंबर को लागू किया, नोटिफाई किया, वो वहां कैसे मैदान में कूद पड़ी और कितने किसान है दिल्ली के अंदर सब जानते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसने एक्चुअली ये बातचीत शुरू करी थी 2019 के अपने संकल्प पत्र में भी ये बात लिखी थी कि एपीएमसी हटाएंगे, मॉडल एक्ट एपीएमसी लागू करी थी, इतनी हद पार कर ली थी कि मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि एपीएमसी एक्ट से सब्जियां और फल डी नोटिफाइड, डी लिस्ट हो जाए, ये पहल भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करी थी। और इतना भी बता दूं, इसमें इनके ही कांग्रेस के कद्दावर राज्य सरकारों ने सबसे पहले ऐसी, और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले ये पहल करी थी कि रिफॉर्म्स होने चाहिए बड़े वाले, और ये खुले मार्केट के अंदर कंपेटिटिव प्राइस में बेचें, और इन किसानों की मर्जी होनी चाहिए। ये पुराने जमाने के कानून है, ये मर्जी और पसंद दबा रहे हैं हमारे गरीब किसानों की। तो मैं तो आज पूछना चाह रही हूं कि एकदम से यू टर्न कैसा? हाँ, ये जरूर है कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं प्रोटेस्ट साइट के ऊपर, जब दादी आ जाती है शाहीन बाग की, पता नहीं क्या लेन देन था, शायद एक और मैगजीन में अपना चेहरा देखना चाह रही थी, जब वो टपक पड़ती है ऐसे प्रोटेस्ट साइट पे, मैं तो इतना पूछना चाहती हूं कि ये एक अल्ट्रा लेफ्ट और ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना है दीपक जी? और वो प्राइम मिनिस्टर जिसने अक्टूबर 2020 के अंदर कनाडा ने WTO में शिकायत करी थी कि भारतीय सरकार किसानों के बहुत पक्ष लेती है और बहुत हाई एमएसपी देती है। अब क्योंकि मैं एमएसपी की बात हुई, जरा मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगी। आप दीपक जी प्लीज मेरे को थोड़ा समय देंगे, ये बहुत जरूरी है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने, सबने साफ कर दिया एमएसपी कहीं नहीं जाएगी। एमएसपी सरकारी स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत एक सरकारी स्कीम है, जैसे पीएम किसान योजना एक सरकारी स्कीम है। आपने ये बोल दिया प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था, वो भी कहा था, करा कुछ नहीं। आप मुझे इतना बता दीजिए, राम मंदिर बनाने की लड़ाई और भूमि पूजन किस प्रधानमंत्री ने किया? 370 धारा को हटाने का काम किस प्रधानमंत्री जी ने किया? 3 तलाक को हटाने का काम किस प्रधानमंत्री जी ने किया? उसको क्रिमिनलाइज करने का काम किस प्रधानमंत्री जी ने किया? और आप किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस
आगे बढ़ा के दिया। आपको 6,000 रुपए आपके खाते में दिए। अरे कुछ किसानों के तो खाते तक नहीं होते थे जनाब। कम से कम ऐसे तो ना बोलिए टेलीविजन के ऊपर कि इन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। जो कहते हैं अपने संकल्प पत्र में वो करके दिखाते हैं। लेकिन बहरहाल मैं जरा कुछ आपको आंकड़े देना चाहूंगी। एमएसपी कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार के कंपैरिजन में, मतलब कि अगर उसकी समानता बनाए तो यूपीए 2 सरकार और एनडीए 1 सरकार 2019 तक एमएसपी में क्या फर्क है। पैडी मतलब चावल 2.5 गुना बड़ा है एमएसपी हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 2.5 गुना ज्यादा दिया है। वीट मतलब गेहूं में 1.25 गुना बड़ा है। पल्सेस मतलब दाल 75 गुना बड़ा है एमएसपी यूपीए 2 सरकार से एनडीए की सरकार में। और ऑयल सीड और कोपरा मैं आपको बता दूं तो 10 गुना बड़ा है। तो कृपया करके ये ना बोले। और पंजाब की बात अगर मैं कर लूं तो जितना चावल पंजाब में उगता है, पैडी उगता है, उसमें से करीबन अभी मैं टीवी पे सुन के आ रही हूं 90% से अधिक एमएसपी में सरकार ने प्रोक्योर किया है। एमएसपी आपसे कोई नहीं हटा रहा। आपकी पसंद आपकी मर्जी के लिए आपका मार्केट बढ़ा दिया है। आप सरकार में बेचे तो, आप प्राइवेट में बेचे तो, आप ना बेचे तो, आपकी मर्जी है। कृपया करके ये एक झूठा इल्जाम कि कुछ नहीं हुआ, जबकि ये अक्टूबर और नवंबर के आंकड़े मैं आपको बता रही हूं, कृपया करके हाथ जोड़ के बोल रही हूं, ये ना कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस प्रोसेस को आपने 2004 में शुरू किया उसी प्रोसेस को इस सरकार ने फाइनल कंसल्टेशन के बाद खत्म किया है। डॉक्टर यादव ने ठीक बताया, हर्षवर्धन पाटिल जी बड़े एग्रीकल्चर परिवार से आते थे महाराष्ट्र के, वो इस कमेटी में थे। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। इन्होंने भी वही किया है जो आप करना चाह रहे थे और आपके तो घोषणा पत्र में है। भाई आप दीपक जी, मैंने आपको पहले भी घोषणा पत्र की सच्चाई बताई। मैं फिर कुछ कहूंगा तो आपको खराब लगेगा, उचित नहीं है। आपको कम से कम एक निरपेक्ष भाव से सबकी बात करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं 2004 सर मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं, आपको बात रखने का पूरा मौका दे रहा हूं। कहा, लेकिन डॉक्टर जी 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 आप बिल्कुल बात रखने का मौका दे रहे हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, इसीलिए तो आप अच्छे प्रस्तोता हैं। मैं आपको बताऊं कि जो बातें आनी चाहिए, जिन गुटों को बात करनी चाहिए, आप मेरे को छोटी सी एक बात बताइए। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय किसान संघ है, आरएसएस की बॉडी है। आप इसी से पूछ लीजिए बुला करके, क्या इन कृषि सुधार बिलों के वो समर्थन में है? एक लाइन से आपको पता चल जाएगा। ये हमारी बॉडी नहीं है, आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की बॉडी है। जो हम लोग लाना चाहते थे, हम लोग मार्केट के साइज को बढ़ाना चाहते थे, हम लोग चाहते थे कि मंडियां और बढ़ें। हां, प्राइवेट प्लेयर को भी हम लाना चाहते हैं, प्राइवेट प्लेयर आए, लेकिन वो मंडी शुल्क देकर के आए, उनके ऊपर एक बाकायदा जो है सरकार का नियम कानून गठित हो। आज आप अगर देखेंगे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां मंडियां नहीं है या मंडियां कम है, उन जगहों पे छोटे छोटे व्यापारी किसानों का कैसे शोषण कर रहे हैं। और जब ये ऑलरेडी नियम के तहत आ जाएंगे और बड़े बड़े कॉरपोरेट आ जाएंगे दीपक भाई, तो वो तो किसान का शोषण कितना करेंगे वो आपके सामने है। आज 1800 रुपए का धान जो है 800 रुपए में बिक रहा है, 1800 रुपए की मक्की आज 800 से 1000 रुपए में बिक रही है। जब ये बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे तो ये और कितना दबाएंगे वो आपके सामने है। अभी तो छोटे प्लेयर हैं और जिनको मंडी एक्ट का डर भी है, जिनको आज की डेट में, अभी सरकार को देखिए, एक तरफ कहती है डीरेगुलराइज कर दिया कि साहब हमने अनाज को डीरेगुलराइज कर दिया, कोई कितना भी रख सकता है। दूसरी तरफ जिस दिन यह बात हुई उसी दिन प्याज को रेगुलराइज कर दिया। प्याज की कीमत तो किसानों की खत्म कर दी ना आपने। उसके बाद प्याज के बीज को भी एक्सपोर्ट करने से आपने रोक दिया। आप देखिए चीजों को। ये तीसरी बात, मनोहर लाल खट्टर जी का परसों का ट्वीट होगा, आपके पास भी होगा क्योंकि आप जागृत पत्रकार हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा हम किसी भी कीमत में बाजरे को हरियाणा में बिकने नहीं देंगे। आपके सामने है। क्या मनोहर लाल खट्टर जी को बर्खास्त किया नरेंद्र मोदी जी ने? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, जब किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है तो मनोहर लाल खट्टर जी का ट्वीट का मतलब क्या है? और मनोहर लाल खट्टर जी अभी सीएम पद पर विराजमान क्यों है? सर, एक दर्शक ने मुझे सवाल ये सारी की सारी बातों को जब आप लाएंगे और आप हमें राजपूत जी, राजेश शर्मा मेरे दर्शक भी जुड़ गए हैं। मुझे एक दर्शक मेरे ठाकुर महेंद्र सिंह हैं, उन्होंने मुझे सवाल पूछा है। उनका कहना है कि राजस्थान में जो बाजरे का समर्थन मूल्य है वो 2150 है, लेकिन 1300 में बिक रहा है।
वहां की राजस्थान सरकार ने उस पर भी कोई कदम नहीं उठाया। तो ये बिल्कुल सही। डिस्क्रिपेंसी मार्केट के हिसाब से हर जगह होती है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां का जो सीमांत किसान है, मैंने यही बात आपसे उठाई कि जो राजस्थान का सीमांत किसान है वो 2000 रुपए में हरियाणा की मंडी में बेचना चाहता है, और खट्टर साहब कह रहे हैं कि हम राजस्थान का बाजरा बेचने ही नहीं देंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। खट्टर साहब को अभी तक बर्खास्त किया क्या मोदी जी ने? आप इस चीज को देखिए ना। ठीक है सुरेश आप जी, इसी का सुरेश तो जी, जवाब मैं मांग ठीक रहा है। हूं भारतीय जनता नुपुर जी के पास, पार्टी से। उसके बाद हरवीर जी के पास। नुपुर जी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए राजस्थान का बाजरा नहीं खरीद रहे हैं देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री। देखिए मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि मेरे सत्य बताने के बाद भी इन्होंने झूठ बोल दिया, इन्होंने ध्यान से सुना नहीं। 2014 के चुनाव के पहले कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार ने, आप कह रहे थे मंडी बढ़ाएंगे, तो मुझे बता दीजिए सब्जी और फलों को आपने डीलिस्ट कैसे किया? प्याज क्या है, गेहूं है या चावल है? बताइए ना। ये कांग्रेस सरकार का डिसीजन था, और सबसे पहले दौड़े कर्नाटका की कांग्रेस सरकार, असम की कांग्रेस सरकार, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, मेघालय की कांग्रेस सरकार और हरियाणा की कांग्रेस सरकार ये डीलिस्ट करने के लिए। आगे मैं जरा कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी। मंडी बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे, ये कांग्रेस की सरकार ने कहा और कब कहा, पूरा ब्यौरा पड़ा है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले 2004 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने मॉडल एपीएमसी के अंदर यह डिस्कशन करते हुए कहा कि भैया मॉडल एपीएमसी हमारे को लानी पड़ेगी, क्योंकि जो मंडी है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। लिबरलाइज कीजिए स्टेट एग्रीकल्चर लॉज को। फिर मॉडल एपीएमसी रूल 2007 के अंदर लागू किए गए। हर्षवर्धन पाटिल कमेटी 2013 के अंदर बिल प्रपोज करती है कि ये मार्केट का जो बैरियर बन के खड़ी है एपीएमसी, मतलब मंडियां, इन्हें हटाइए। क्या बुलवा रहे हैं? मंत्री थे जनाब, थोड़ा पढ़ के आइए। प्लानिंग कमीशन, सुनिए आगे। प्लानिंग कमीशन 2011 की रिपोर्ट, इंटर स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ के आने की आवश्यकता आपको है। आपको जानकारी नहीं है कि अनाज और सब्जियों में क्या अंतर होता है। आपको जानकारी नहीं है कि ताजी सब्जियों में वो डिलिस्ट क्यों किया जाता है। ताजी सब्जियां जो है वो पेरिशेबल होती हैं। आपको जानकारी नहीं है कि अनाज की टीडीएस क्या होती है। आपको जानकारी नहीं है कि एमएसपी अनाज पे होती है। आपको जानकारी नहीं है। पढ़ के लिख के आने की आवश्यकता आपकी है। जितने समय से आप बोल रही हैं और सब बकवास बोल रही हैं, टोटल बकवास। कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आपकी बात धैर्य से सुनी थी। रोक पाएंगे तो मैं उठ जाऊंगी, अगर आप नहीं रोक पाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनका मैंने अभी उनका असल मुखौटा दिखा दिया, लेकिन मैं इनसे दोबारा पूछूंगी। 2014 के मतलब लोकसभा के चुनाव के पहले आपने सब्जी फल को मंडी एक्ट के तहत से क्यों हटाया था? आप इसका जवाब दीजिए। ये अखबारों में आया था, ये आपका डिसीजन था। आप कितना ही प्याज को गेहूं और चावल मैं देता हूं जवाब, मैं जवाब देता हूं। नूपुर जी जवाब सुन लीजिए। नूपुर जी जवाब सुनिए। अप्रैल 2011 में देखिए दीपक जी, तरीका नहीं है। दीपक जी, भाई आप जवाब पूरा होने देंगे। मैं आपके लिए रुकी थी, थोड़ी सी सहन शक्ति दिखाइए। सर फोड़ रहे हैं वहां पे बॉर्डर पे खड़े होके, लेकिन मुझे पता है आपके 17 हमारी सहन शक्ति बहुत है। आपको सब्जी और अनाज में अंतर ही नहीं पता। नूपुर, हम आपको क्या कह दें? जिस आदमी को सब्जी और अनाज में अंतर नहीं पता, जिसको एमएसपी का मतलब नहीं पता, उस आदमी की बात ये कितनी देर आप सुनेंगे? जिन्हें एमएसपी और अनाज में अंतर नहीं पता है। टोकिए मत, मैं हरवीर सिंह जी के पास अधिकार तो है, लेकिन दीपक जी आप अनर्गल आरोप लगवाते रहेंगे। आप अनर्गल आरोप लगवाते रहेंगे। जिस आरोप का कोई मतलब नहीं है वो आरोप लगवाते रहेंगे। देश के साथ बोल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, 2018-19 में दीपक जी आपको रोकना पड़ेगा। कोई क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या कहा आपने दीपक भाई? सीख रहे हैं ना, क्योंकि इनका सच्चाई दिख गया। जिसे सब्जी और अनाज में अंतर ना पता हो कि सब्जी की एमएसपी क्या होती है और अनाज की एमएसपी क्या होती है, आपको मालूम है? तो प्याज का मालूम है आपको? सब्जी और प्याज में एमएसपी होती है कि नहीं होती? कहां से आया जनाब, आप बताइए। आपको मालूम है डिरेगुलराइजेशन में और एमएसपी में अंतर क्या है? एपीएमसी एक्ट से आपने क्यों हटा दिया फिर एपीएमसी से? मैंने क्या कहा? आपको मालूम है डिरेगुलराइजेशन और एमएसपी में क्या अंतर होता है? तो दो, आपको पता है? आप
वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ नूपुर जी, आपको मालूम है कि सब्जी की एमएसपी होती है या नहीं होती है, अनाज की एमएसपी होती है? दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आपने डीलिस्ट क्यों कर दिया एपीएमसी से? भाई वो ट्वीट दिखा दीजिए कांग्रेस का, वो भी है। 2014 में एपीएमसी से डीलिस्ट होना था उसको, आप बताइए, डीलिस्ट होना था उसको, क्योंकि किसान को उनकी उपज का ठीक मूल्य नहीं मिल रहा था, इसलिए डीलिस्ट होना था। और डीलिस्ट में और एमएसपी में अंतर जिसको ना पता हो उसको आप इस बहस में बैठाते। किसानों के इस मुद्दे पर आप ऐसे लोगों को बैठाते हैं जिन्हें सब्जी और अनाज में अंतर ना पता हो। दीपक भाई, क्योंकि आपकी पंजाब सर देखिए 27 दिसंबर 2013, देखिए एक मिनट सुरेंद्र राजपूत जी, 27 दिसंबर 2013 सभी कांग्रेस शासित राज्य फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट की लिस्ट से बाहर करेंगे जिससे दाम कम किए जा सके। ये देखिए 27 दिसंबर 2013 आपके एआईसीसी का ट्वीट है सुरेंद्र राजपूत जी। इसलिए जो नुपुर कह रही है वो बात आपके ट्वीट से वेरीफाई होती है। मैं आपके पास आऊंगा इसका जवाब देने के लिए, मुझे एक ब्रेक लेना है। राजेश शर्मा दिल्ली का एक कमेंट लेते हुए, राजेश जी बताइए क्या लगता है आपको, किसानों के मन में भ्रम है या किसानों की मांग जायज है? आपका क्या मानना है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ, बोलने का वो मौका दिया आपने। और जय जवान जय किसान नारा है हमारा, लेकिन मोदी जी ने आज तक जो भी किसानों के बारे में करा है वो करके दिखाया है। अभी तक सारी गवर्नमेंटों ने जो कहा वो करा नहीं है, इसलिए उनको भ्रम पैदा करके और ये उनके गवर्नमेंट के खिलाफ उठा रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये सारी पार्टियों पे और कुछ काम तो रहा नहीं है। अब ये इसी मुद्दे को लेकर एक गवर्नमेंट से ना बात करने का वो कर रहे हैं। आज भी कृषि मंत्री से बातचीत हुई है और 3 तारीख को भी वो कह रहे हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं। और मंडी में जाने से दलाल उनके वो खाते थे, वो दलाल लोग जो हैं वो रो रहे हैं स्टैंड। अब ये कह रहे हैं राजस्थान में कि वो नहीं बिक, जब राजस्थान में इनकी गवर्नमेंट है वहां नहीं बिकने दे रहे तो खट्टर जी क्या करेंगे इसमें? पहले उन्हीं को बेचना चाहिए ना। ठीक है, और ये ठीक है राजेश जी, यही रुकना होगा, एक ब्रेक के लिए रुकता हूं। माफ कीजिएगा हरवीर सिंह जी, मैं आपके पास आ नहीं पाया, बहस आपसे ही शुरू करूंगा। फिलहाल एक ब्रेक।